हम्म। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही खास है। मतलब हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने हमारे समाज की, हमारी सोच की और हमारे भविष्य की नींव रखी है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक सफर की। अगर हम सोचें कि आज हम जिस तरह से स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, ये तो समय के साथ बहुत बदला है। हाँ, प्राचीन भारत के शांत गुरुकुलों से लेकर ब्रिटिश राज की जो जटिल नीतियां थीं और फिर आजादी के बाद बने शिक्षा आयोगों तक, ये पूरा सफर कई दिलचस्प मोड़ों से भरा हुआ है। और आज की इस चर्चा का जो आधार है वो बहुत ही प्रामाणिक है। बिल्कुल। हम प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड के पाठ्यक्रम 501 के ब्लॉक 1 का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इस स्रोत सामग्री का विषय है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सिंहावलोकन। और इसमें 15 ऐसे ऐतिहासिक तथ्य या कह लीजिए माइलस्टोन दिए गए हैं जिन्हें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पेश किया गया है। हम इन्हीं तथ्यों को डिकोड करेंगे। सही कहा है। तो चलिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं। देखते हैं कि शिक्षा का ये रूप जो आज हम देखते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। यह विषय सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ कुछ तारीखों तक सीमित नहीं है। आज हम जो कुछ भी सीखते हैं, क्लासरूम का जो ढांचा हम देखते हैं ना, वो सदियों के प्रयोगों और बदलावों का नतीजा है। हम्म। ज्ञान हमेशा से मानव सभ्यता के केंद्र में रहा है, लेकिन उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ कैसे बदला, यह समझना वाकई बहुत रोमांचक है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल प्राचीन काल से। जब प्राचीन भारतीय शिक्षा का जिक्र होता है, तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है उपनिषद। हाँ, उपनिषद। सामान्य तौर पर उपनिषद का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा भारी भरकम शास्त्र होगा। ऐसा लगता है कि कोई गुरु किसी ऊंचे आसन पर बैठकर पढ़ रहे होंगे और नीचे बैठे सैकड़ों लोग बस बस सुन रहे होंगे। जी, यहीं पर हमारी आम धारणाएं टूटती हैं। उपनिषद का वास्तविक और शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वो है निकट बैठना। निकट बैठना। हाँ, अगर हम आज के समय के बड़े-बड़े लेक्चर हॉल से इसकी तुलना करें, जहाँ एक क्लास में 100-100 बच्चे होते हैं और टीचर माइक पर बोलते हैं, तो ये प्राचीन व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। मतलब कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं था। बिल्कुल नहीं। निकट बैठना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया कितनी व्यक्तिगत और अंतरंग थी। छात्र ज्ञान के लिए गुरु के चरणों के पास बैठते थे। उनके बीच सीधा संवाद होता था। हाँ, सवाल जवाब होते होंगे। हाँ, और ये सिर्फ सूचनाओं को रटने की बात नहीं थी, बल्कि गुरु के आचरण और जीवन जीने की कला को करीब से देखकर सीखने का तरीका था। एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। ज्ञान के इतने करीब होना, एक मेंटोर के इतने करीब होना। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है कि उस समय इस औपचारिक शिक्षा की शुरुआत आखिर होती कैसे थी? आज तो हम बच्चों का स्कूल में फॉर्म भरते हैं, एडमिशन करा देते हैं। उस प्राचीन काल में बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश कैसे तय होता था? उस समय इसके लिए एक पूरा अनुष्ठान होता था, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन का मतलब ही है समीप ले जाना। समीप ले जाना यानी गुरु के समीप। हाँ, बच्चे को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान और गुरु के समीप ले जाना। ये वो पल होता था जब एक बच्चा औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने के योग्य माना जाता था। स्रोत सामग्री में जो एमसीक्यू दिए गए हैं उनमें विकल्प बड़े दिलचस्प हैं। उपनयन के साथ साथ विवाह, समावर्तन और अंत्येष्टि को भी विकल्पों में रखा गया है। ताकि लोग भ्रमित हों, लेकिन बाकी संस्कार जीवन के अलग-अलग चरणों के लिए थे। जैसे विवाह तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत है। सही कहा। और समावर्तन संस्कार, जिसे आज के समय में हम ग्रेजुएशन या दीक्षांत समारोह कह सकते हैं, ये तब होता था जब गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो जाती थी और छात्र वापस अपने घर लौटता था। और अंत्येष्टि तो अंतिम संस्कार है। बिल्कुल। तो उपनयन ही वो इकलौता दरवाजा था जहां से शिक्षा के सफर की शुरुआत होती थी। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसे महान प्राचीन विश्वविद्यालयों का नाम तो पूरी दुनिया जानती है। भारत का गौरव रहे हैं ये। मेरी अपनी जिज्ञासा हमेशा ये रही है कि इन महान संस्थानों में दाखिला कैसे मिलता होगा। आज के समय में तो हम देखते हैं कि बड़े संस्थानों में एडमिशन के लिए कभी-कभी डोनेशन चलता है या बहुत सोर्स सिफारिश लगानी पड़ती है। क्या उस समय भी राजा महाराजाओं के बच्चों को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था या शायद उम्र के हिसाब से दाखिला होता हो? ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इतिहास के पन्ने प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा शानदार पहलू दिखाते हैं जो आज भी हमें हैरान कर सकता है। अच्छा।
तक्षशिला और नालंदा में प्रवेश न तो धन देकर मिलता था, न ही किसी मंत्री या राजा की सिफारिश पर, और न ही सिर्फ ये देखकर कि बच्चा कितने साल का है। तो फिर कैसे? वहां प्रवेश पाने का एकमात्र तरीका बहुत ही कठिन प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से गुजरना था। प्रवेश परीक्षा मतलब 2000 साल पहले भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे? बिल्कुल, और परीक्षा भी ऐसी वैसी नहीं। इन विश्वविद्यालयों के जो द्वारपाल या गेटकीपर होते थे, वे खुद बहुत बड़े विद्वान होते थे। वे प्रवेश चाहने वाले छात्रों से दरवाजे पर ही बेहद कठिन दार्शनिक और तार्किक प्रश्न पूछते थे। कमाल है, गेट पर ही इंटरव्यू। आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि ही आपका प्रवेश पत्र होती थी। ये सच में कमाल की बात है कि मेरिटोक्रेसी का ये कंसेप्ट हमारे यहाँ इतने पुराने समय से था। बिल्कुल। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा, देश में कई बदलाव हुए और भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई। इस दौर ने हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की दिशा ही बदल कर रख दी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसे आज हम फॉलो करते हैं, उसकी नींव इसी काल में रखी गई। हाँ, और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। चलिए 1835 के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने शायद भारतीय शिक्षा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। लॉर्ड मैकॉले का मिनट या उनका स्मरण पत्र। 1835 का ये साल भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उस समय ब्रिटिश प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत में शिक्षा का माध्यम आखिर क्या होना चाहिए। और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का माध्यम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी होना चाहिए। उन्होंने हमारी प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत या उस समय प्रशासन में चलने वाली अरबी, फारसी और स्थानीय हिंदी भाषा को पूरी तरह से किनारे कर दिया। अगर हम उस समय की परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से देखें तो अंग्रेजों का मकसद क्या था? हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक प्रशासनिक कारण था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरे भारत में फैल रहा था। तो उन्हें लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। बिल्कुल, इतने विशाल देश के प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें लाखों क्लर्क्स, अधिकारी और कर्मचारियों की जरूरत थी। वे इतने सारे लोग ब्रिटेन से तो ला नहीं सकते थे। ये तो संभव ही नहीं था। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन सोच, स्वाद और काम करने के तरीके से ब्रिटिश हों, जो अंग्रेजी समझ सकें और उनके प्रशासन में एक कड़ी के रूप में काम कर सकें। ये उनकी जरूरत थी। और इसका असर ये हुआ कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी वो पीछे छूटती गई। दुर्भाग्य से, हाँ। इसके बाद 1854 में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डिस्पैच क्या होता है और इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। डिस्पैच का आसान भाषा में मतलब होता है एक आधिकारिक संदेश या रिपोर्ट जो चार्ल्स वुड ने तैयार करके ब्रिटिश सरकार को भेजी थी। और जहां तक मैग्ना कार्टा की बात है, हाँ, ये मैग्ना कार्टा शब्द इतिहास में बहुत आता है। मैग्ना कार्टा मूल रूप से 1215 का एक ऐतिहासिक ब्रिटिश दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया था। जब भी इतिहास में कोई दस्तावेज किसी पूरी व्यवस्था की नींव को जड़ से बदल देता है तो उसे उस क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा में ऐसा क्या बदल दिया था? इस डिस्पैच ने भारत में पहली बार उच्च शिक्षा का एक पूरा संस्थागत ढांचा तैयार किया। इसी के आधार पर भारत में पहली बार आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। अच्छा, तो क्या इसी के बाद हमारे देश में यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हुई? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो स्रोत सामग्री के बहुविकल्पीय प्रश्न के अनुसार सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुले होंगे? आज के हिसाब से सोचें तो शायद दिल्ली जो राजधानी है, या फिर आगरा या पंजाब में खुले होंगे। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों को होती है। दिल्ली या पंजाब सही जवाब नहीं है। तो सही जवाब क्या है? वुड्स डिस्पैच के सीधे परिणाम स्वरूप 1857 में भारत के 3 प्रमुख शहरों में पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और ये 3 प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। लेकिन दिल्ली या पंजाब क्यों नहीं? इन 3 शहरों में ही क्यों? क्योंकि अगर आप 1857 के भारत का नक्शा देखें तो ये तीनों शहर कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
सबसे प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर थे। ओहो, मतलब उनके पावर सेंटर्स थे। बिल्कुल, ये उनके व्यापार के, प्रशासन के और ताकत के सबसे बड़े केंद्र थे। जहां उनकी पकड़ सबसे मजबूत थी, वहीं उन्होंने सबसे पहले संस्थागत उच्च शिक्षा की शुरुआत की, ताकि उन्हें वहां काम करने वाले पढ़े लिखे लोग मिल सकें। ये उनके नजरिए से पूरी तरह लॉजिकल लगता है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बड़े विश्वविद्यालय तो खुल गए, लेकिन जो आम गांव का बच्चा था, उसकी बुनियादी शिक्षा का क्या? क्या वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा था? यहीं पर ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियां बदलने की जरूरत महसूस हुई। और इसके बाद 1882 में हंटर कमीशन आता है। सही कहा। हंटर कमीशन का आना इस बात का सबूत था कि कहीं कुछ छूट रहा है। इस कमीशन ने ये महसूस किया कि सरकार का पूरा ध्यान और पैसा उच्च शिक्षा के विकास में लग रहा है। और जो प्राथमिक स्तर है, वो इग्नोर हो रहा था। बिल्कुल, आम जनमानस की जो सबसे बुनियादी जरूरत थी, प्राथमिक शिक्षा, उसकी बुरी तरह उपेक्षा हो रही थी। इसलिए हंटर कमीशन ने उच्च या तकनीकी शिक्षा के बजाय अपना पूरा फोकस प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और उसमें सुधार पे रखा। ये एक बहुत जरूरी कदम था। हाँ, उन्होंने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा आम लोगों की भाषा में होनी चाहिए और इसका जिम्मा स्थानीय बोर्ड्स को दिया जाना चाहिए। तो बुनियादी स्तर पर तो हंटर कमीशन ने बात कर ली, लेकिन जो बच्चे स्कूल से निकलकर सीधे यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, उनका सफर कैसा था? आज तो हम 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं पढ़ते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। जी, क्या ये सिस्टम हमेशा से था? 1917 का सैडलर आयोग इस बारे में कुछ कहता है? सैडलर आयोग ने दरअसल हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी को पकड़ा था। उन्होंने देखा कि स्कूल की पढ़ाई और सीधे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मतलब गैप बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। स्कूल से निकला एक छोटा बच्चा सीधे यूनिवर्सिटी के भारी भरकम माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता। इस खाई को पाटने के लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया। अच्छा, तो आज जिसे हम इंटर कॉलेज या +2 कहते हैं, वो सैडलर आयोग की ही देन है। बिल्कुल। 11वीं और 12वीं की जो अवधारणा आज हमारे सिस्टम में इतनी गहराई से बसी है, वो सबसे पहले 1917 के सैडलर आयोग ने ही सुझाई थी, ताकि छात्र यूनिवर्सिटी जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकें। ये तो हो गई ढांचे की बात, लेकिन शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या चल रहा था, ये 1929 की हार्टेक समिति की रिपोर्ट से सामने आता है। इस समिति ने एक ऐसी समस्या को उजागर किया जो सिर्फ बुनियादी ढांचे की नहीं थी। बहुत ही गंभीर समस्या थी वो। उन्होंने बात की अपव्यय और अवरोधन की, जिसे अंग्रेजी में वेस्टेज और स्टैग्नेशन कहते हैं। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी अर्थशास्त्र की क्लास चल रही हो। शिक्षा में अपव्यय का क्या मतलब है? ये हार्टुक समिति की सबसे महत्वपूर्ण और दूरदर्शी खोजों में से एक थी। उन्होंने पहली बार इस बात को समझा कि सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। अपव्यय यानी वेस्टेज का मतलब यहाँ सिर्फ कागज या पैसे की बर्बादी नहीं था। तो फिर क्या था? इसका सीधा सा अर्थ था छात्रों का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ देना, यानी ड्रॉप आउट हो जाना। ओह, ड्रॉप आउट की समस्या। सोचिए, एक बच्चा 2-3 साल स्कूल जाता है, उस पर शिक्षक की ऊर्जा, समय और संसाधन खर्च होते हैं, और फिर वो स्कूल छोड़ देता है। कुछ समय बाद वो फिर से निरक्षर हो जाता है, तो वो सारा समय और प्रयास व्यर्थ हो गया। और अवरोधन यानी स्टैग्नेशन क्या था? अवरोधन का मतलब है एक ही छात्र का किसी एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुके रहना या फेल होना। अगर कोई बच्चा एक ही क्लास में 2-3 साल तक अटका रहे तो उसका मनोबल वैसे ही टूट जाता है। ये तो आज भी होता है। हाँ, लेकिन 1929 में इस समिति ने ये माना कि अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है या फेल हो रहा है तो ये सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की, शिक्षा की गुणवत्ता की और मूल्यांकन के तरीकों की विफलता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था सोचने के तरीके में। ये एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक सोच थी। इसके बाद धीरे धीरे शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की जरूरत भी महसूस होने लगी। सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं था। सही कहा। 1937 के एबॉट वुड प्रतिवेदन ने इस दिशा में एक बड़ा काम किया। जी, जब ये साफ हो गया कि देश को तकनीकी रूप से कुशल हाथों की आवश्यकता है, तब एबॉट वुड प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप देश में पॉलिटेक्निक संस्थानों का उदय हुआ। तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हम आज देखते हैं वो 1937 से शुरू हुए। हाँ, ये व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल ट्रेनिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे उन छात्रों को एक नया रास्ता मिला जो पारंपरिक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बजाय तकनीकी हुनर सीखना चाहते थे।
और फिर स्वतंत्रता से ठीक पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1944 में एक और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट अपने समय से बहुत आगे की सोच रखती थी। इस रिपोर्ट ने पहली बार स्पष्ट रूप से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। मतलब फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। बिल्कुल। अगर आप आज के हमारे शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन कानून को देखें तो उसका जो वैचारिक ढांचा है वो 1944 में ही सार्जेंट रिपोर्ट में देखा जा सकता है। आज़ादी से पहले ही ये सपना देख लिया गया था कि भारत के हर बच्चे को कम से कम 14 वर्ष की आयु तक बिना किसी आर्थिक रुकावट के शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये सफर सच में कमाल का है। अब हम इतिहास के उस पन्ने पर आते हैं जिसने आधुनिक भारत की शक्ल तय की, उत्तर स्वतंत्रता काल। आजाद भारत का दौर। 1947 में देश आजाद हुआ। अब हमारे पास अपना मुल्क था, अपने लोग थे, लेकिन चुनौतियां भी पहाड़ जैसी थीं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना था। आजादी के कुछ ही साल बाद 1952 में शिक्षा को लेकर एक नया आयोग बना। आजाद भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी ऐसे युवाओं की जो देश के निर्माण में काम आ सकें। इसलिए 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस आयोग का मुख्य फोकस क्या था? इनका पूरा फोकस हमारी माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन को नया रूप देने पर था। सेकेंडरी एजुकेशन पर ही इतना जोर क्यों? प्राथमिक या उच्च शिक्षा पर क्यों नहीं? क्योंकि हाई स्कूल पास करने वाला युवा ही देश की तत्काल वर्कफोर्स बनने वाला था। मुदालियर आयोग ने देखा कि माध्यमिक शिक्षा सिर्फ कॉलेज जाने की सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने बहुउद्देश्य स्कूल, जिन्हें मल्टीपर्पज स्कूल्स कहते हैं, खोलने की बात कही, जहां कृषि, तकनीकी, वाणिज्य जैसे अलग-अलग विषय पढ़ाए जाएं, ताकि जो बच्चा 12वीं के बाद काम करना चाहे वो नौकरी के लिए तैयार हो। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। लेकिन इसके बाद 1964 में एक ऐसा आयोग आता है जिसे भारतीय शिक्षा जगत में बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है, कोठारी आयोग। 1964-66 का कोठारी आयोग। ऐसा क्या खास था इस आयोग में? कोठारी आयोग सच में एक मील का पत्थर है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। इस आयोग की सबसे बड़ी खासियत इसका विजन था। विजन? किस तरह का विजन? इससे पहले के आयोगों ने शिक्षा को टुकड़ों में देखा था। किसी ने प्राथमिक पर बात की, किसी ने माध्यमिक पर। लेकिन डॉक्टर कोठारी के दृष्टिकोण ने शिक्षा को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि आप शिक्षा को अलग-अलग डिब्बों में नहीं बांट सकते। मतलब उन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई। बिल्कुल। उन्होंने शिक्षा को सीधे तौर पर राष्ट्रीय विकास और देश की उत्पादकता से जोड़कर देखा। और इन्हीं डॉक्टर कोठारी की सिफारिशों ने आगे चलकर देश की पहली शिक्षा नीति की नींव रखी। 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। हाँ, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसने पूरे देश के लिए शिक्षा का एक समान ढांचा बनाने की बात कही। इसी नीति ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर असल गांवों के स्कूलों में उतारना एक बिल्कुल अलग लड़ाई है। ये तो हमेशा से एक चुनौती रही है। जब 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसमें एक बहुत ही चर्चित और व्यावहारिक योजना की शुरुआत की गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। OBB? अक्सर लोग इस नाम को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्रोत में जो प्रश्न है उसमें भी लोग गलती कर बैठते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये 1968 की नीति में आया था या शायद 2005 के NCF में। ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सीधे तौर पर 1986 की शिक्षा नीति की देन है। नाम से तो ऐसा लगता है कि मानो सरकार ने बस तय किया कि चलो हर स्कूल को एक काला बोर्ड दे देते हैं और अभियान खत्म। क्या सच में ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नाम का ब्लैक बोर्ड था। दरअसल 1986 के आसपास अगर आप ग्रामीण भारत के प्राथमिक स्कूलों की हालत देखते तो पाएंगे कि कई स्कूल पेड़ों के नीचे चल रहे थे। बुनियादी ढांचे की बहुत कमी थी। हाँ, एक ही टीचर 5-5 क्लास को संभाल रहा था। न छत थी न चटाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का असली उद्देश्य स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना था। न्यूनतम सुविधाओं से उनका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि हर स्कूल में कम से कम 2 बड़े पक्के कमरे हों जो बारिश और सर्दी में बच्चों को बचा सके। कम से कम 2 कमरे? कम से कम 2 शिक्षक हों और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें से कम एक महिला शिक्षक हो। महिला शिक्षक की शर्त क्यों रखी गई उस समय? क्योंकि उस समय गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने में बहुत झिझक होती थी। एक महिला शिक्षक के होने से माता पिता को सुरक्षा का एहसास हुआ
और लड़कियों का स्कूल में दाखिला बढ़ा। ये बहुत ही शानदार कदम था। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी खिलौने, नक्शे, चार्ट और हाँ, निश्चित रूप से एक ब्लैक बोर्ड भी दिया गया। ये योजना इस बात की स्वीकृति थी कि सिर्फ स्कूल खोल देना काफी नहीं है, वहाँ पढ़ाई का माहौल और बुनियादी ढांचा होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए, तो अब इस पूरी और गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने सच में एक बहुत ही लंबा और शानदार सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी प्राचीन काल से, जहां उपनिषद के माध्यम से छात्र गुरु के निकट बैठकर एक अंतरंग माहौल में ज्ञान प्राप्त करते थे। उपनयन संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होती थी और तक्षशिला जैसे महान केंद्रों में कठिन प्रवेश परीक्षाओं से अपनी योग्यता साबित करनी होती थी। और फिर हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश काल आया, जहां मैकॉले ने अंग्रेजी को प्रशासन चलाने का माध्यम बनाया। हाँ, और वुड्स डिस्पैच के बाद कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहले विश्वविद्यालय खुले। फिर हंटर कमीशन ने उपेक्षित प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, सैडलर आयोग ने स्कूल और कॉलेज के बीच इंटरमीडिएट की सीढ़ी बनाई और हार्टॉग समिति ने अपव्यय और अवरोधन जैसी जमीनी समस्याओं को पहचाना। अबॉट वुड ने पॉलिटेक्निक से हुनर सिखाया, तो सार्जेंट रिपोर्ट ने मुफ्त शिक्षा का सपना देखा। और आजादी के बाद तो हमने पूरी व्यवस्था ही अपने हाथों में ली। सही कहा। मुदालियार आयोग का सेकेंडरी शिक्षा पर जोर, डॉक्टर कोठारी का शिक्षा को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखने का नजरिया, 1968 की पहली राष्ट्रीय नीति और अंत में 1986 की नीति के तहत स्कूलों की असली दशा सुधारने वाला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि शिक्षा कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये समाज की जरूरतों के साथ लगातार करवट लेती रही है। हर दौर ने अपने हिसाब से शिक्षा को एक नया रूप दिया है। और ये सफर हमें ये भी सिखाता है कि हर नई नीति अपने साथ कुछ समाधान और कुछ नई चुनौतियां लेकर आती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ता है आज का हमारा आखिरी विचार। जो ऐतिहासिक तथ्य हमने आज समझे, वे अपने आप में एक कहानी कहते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और जीवन के गहरे सत्यों को खोजना था। ब्रिटिश काल में इसका उद्देश्य काफी हद तक प्रशासन को चलाने के लिए एक वर्कफोर्स तैयार करना बन गया। और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का पूरा जोर राष्ट्र निर्माण और देश को अपने पैरों पर खड़ा करने पर आ गया। सही है। लेकिन आज के इस दौर में, जहां इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, शिक्षा का अगला विकास या असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जानकारी के इस अथाह समंदर में क्या हमें फिर से ज्ञान के उसी अंतरंग और व्यक्तिगत हस्तांतरण वाले युग में लौटने की जरूरत है, जहां गुरु के निकट बैठने का महत्व सबसे ऊपर था? क्या एआई के दौर में हमें वापस उपनिषद के मूल भाव की ओर लौटना होगा? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस गहरे विचार के साथ हम आज यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई शानदार जानकारियों के साथ।